नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि प्रभा राय, पी एकेडमिक चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं जिस विषय पे चर्चा करने जा रही हूँ वो चारों वर्णों के धर्म या कर्तव्य हैं। विभिन्न धर्म ग्रंथों के अनुसार चारों वर्णों का कर्तव्य या धर्म अलग अलग था। ब्राह्मण का धर्म ब्रह्मा के मुख से पैदा होने के कारण वह समाज का मस्तिष्क या ज्ञान माना जाता था। मनु ने बताया है कि ब्राह्मण का शांत स्वभाव, सरल जीवन, धर्म के प्रति निष्ठा तथा पवित्र कार्य करना ब्राह्मण का प्रमुख कर्तव्य था। गीता के अनुसार ब्राह्मण के 7 प्रमुख कर्तव्य हैं: आत्मा की शुद्धि, इंद्रियों का दमन, पवित्र कर्म, धर्माचरण, क्षमाशीलता, ज्ञान का संचय तथा सत्य का आचरण। अन्य धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण का मुख्य कर्तव्य अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, सात्विक कर्म का विकास करना होना चाहिए। पर मनु ने यह भी कहा है कि ब्राह्मण को दान लेने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए, क्योंकि दान लेने से उसका तेज कम होता है। क्षत्रिय धर्म के विषय में मनु ने कहा है कि भुजा शक्ति का प्रतीक है, अतः क्षत्रिय का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, दान देना, विषय वासना से दूर रहना, अपनी शक्ति का उचित प्रयोग करना। भीष्म ने कहा है कि क्षत्रिय को यज्ञ करना, अध्ययन करना, युद्ध भूमि में शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए। गीता के अनुसार सूरवीर, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध करना, दान देना, स्वामी भाव से प्रजा पालन करना चाहिए। वैश्य धर्म के विषय में ये कहा गया है कि ब्रह्मा के जंघे से उत्पन्न होने के कारण पूरे शरीर या समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य वैश्यों के ऊपर है, जैसे व्यापार करना, कृषि करना और ब्याज पर धन देना। महाभारत में ये भी बताया गया है कि वैश्य दान दें, अध्ययन भी करें। गीता के अनुसार 3 कार्य हैं: कृषि करना, गोरक्षा, व्यापार करना, अर्थात समाज की पूरी आर्थिक व्यवस्था वैश्य के ऊपर ही आधारित है। शूद्र धर्म के विषय में ये कहा गया है कि शूद्र की उत्पत्ति पैर से हुई है। हमारा पूरा शरीर पैर के द्वारा ही गतिशील होता है, अतः ब्रह्मा की पैर से उत्पत्ति के कारण शूद्र पूरे समाज की सेवा करता है तथा अपनी सहनशीलता और सहिष्णुता को बनाए रखता है। महाभारत में शूद्रों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई है। मनु ने कहा है कि शूद्र अध्ययन, धन संग्रह और धार्मिक क्रियाओं से दूर रहे तथा ऊपर के सभी वर्ण शूद्रों की आवश्यकताओं को पूरा करते रहें। विभिन्न वर्णों के धर्म या कर्तव्यों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि वर्ण व्यवस्था समाज का श्रम विभाजन है, जो कि व्यक्ति के गुण और उसकी योग्यता पर आधारित है। ये विभिन्न वर्णों की निर्णायक है। वर्ण व्यवस्था सामाजिक स्त्रीकरण को विशेषीकरण पर आधारित करती है। वर्ण व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण दोष है, ये जानना भी आवश्यक है। समाज के संबंधों को, समाज के संगठन को अनुशासनात्मक, सहयोगात्मक और शांतिमय वातावरण बनाए रखने में
वर्ण व्यवस्था की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सबसे पहले वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन और विशेषीकरण की प्रक्रिया को समाज में लागू करती है। वर्तमान समय में श्रम विभाजन और विशेषीकरण को आवश्यक और विकास का साधन माना जा रहा है। उसे हमारे महर्षियों ने बहुत पहले ही वर्ण व्यवस्था के रूप में स्थापित कर दिया था। सभी व्यक्ति एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते थे और अलग अलग सबका व्यवसाय था। इस व्यवसाय से व्यक्ति को प्रशिक्षण मिलता था। लंबे समय तक काम करते करते वो व्यक्ति उसमें प्रशिक्षित हो जाता था और विशेषीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती थी। व्यक्ति उसमें विशेषकृत हो जाता था। अतः उस समय समाज में बेरोजगारी, संघर्ष और समस्याएं नहीं थीं। व्यक्ति और समाज का सर्वोत्तम संगठित विकास था। दूसरी विशेषता ये है कि वर्ण व्यवस्था सामाजिक संतुलन बनाए रहती थी। सभी वर्णों के अधिकार और कर्तव्य संतुलित थे, अलग अलग थे। इसलिए नियंत्रण की प्रक्रिया प्रभावशाली थी। समाज में ज्ञान, शौर्य, व्यापार और विभिन्न तरह की समस्याएं जो थीं वो नहीं थीं। वर्ण व्यवस्था की दूसरी विशेषता ये भी थी कि ये सामाजिक संघर्षों का समाधान करने वाला था। सभी व्यक्ति को अपना कर्तव्य और अधिकार मालूम था। कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करता था और ये व्यवस्था एक मनोवैज्ञानिक व्यवस्था थी। हर व्यक्ति इसे अपना योग्यता का आधार मान करके या अपने कर्म का पुरस्कार मान करके स्वीकार करता था। वर्ण व्यवस्था की विशेषता यह भी थी कि यह व्यक्ति के योग्यताओं को गुणात्मक रूप से प्रेरित करता था। पुरस्कार की आकांक्षा सभी व्यक्ति को होती है, अतः वो आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। वर्ण व्यवस्था गुण और योग्यता के आधार पर वर्णों का परिवर्तन करती थी। व्यक्ति निम्न वर्ण से उच्च वर्ण में अपने अच्छे कार्यों के माध्यम से जा सकता था। अतः हर व्यक्ति ये प्रयास करता था कि वो अच्छा कार्य करे और उच्च वर्ण में जाए। दूसरी विशेषता वर्ण व्यवस्था में रक्त की शुद्धता थी। वर्ण व्यवस्था में रक्त की शुद्धता पर महत्व दिया जाता था। प्राणी शास्त्रीय दृष्टिकोण से दोषों को दूर रखने के लिए रक्त की शुद्धता आवश्यक है। आर्यों ने इसीलिए द्रविड़ों से रक्त मिश्रण को रोके रहा, वैवाहिक संबंध को नहीं होने दिया। तो वर्ण व्यवस्था में रक्त की शुद्धता इस दृष्टिकोण से बनी रही। वर्ण व्यवस्था की दूसरी विशेषता ये भी थी कि वर्ण व्यवस्था समानता और विश्वास पर आधारित थी। यहाँ किसी का अधिकार किसी से कम नहीं था, क्योंकि सहयोगात्मक संबंध था। एक दूसरे के बिना एक दूसरा अधूरा था। अतः ये समताकारी व्यवस्था थी। जैसे शरीर के विभिन्न अवयव महत्वपूर्ण और एक निश्चित स्थान पर स्थापित होते हुए सबसे जुड़े हैं। एक अंग के अभाव में दूसरे अंग के कार्यों में अवरोध उत्पन्न होता है, वैसे ही समाज रूपी शरीर से विभिन्न वर्ण रूपी अवयव जो हैं वो जुड़े हुए हैं और वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। एक दूसरे के अभाव में दूसरे का कार्य जो है वो बाधित होता है। अतः समाज के कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न वर्णों का आपसी सामंजस्य आवश्यक है। वर्ण व्यवस्था की यह भी विशेषता है कि सामाजिक प्रगति का
प्रमुख आधार रहा है। वर्ण व्यवस्था समाज में व्यक्ति के भूमिका और पद, इन दोनों में संतुलन बनाए रखता था। हर व्यक्ति को ये मालूम था कि जो हमारा पद है, जो हमारा स्थान है, उससे संबंधित भूमिका हमारे लिए आवश्यक है और इसलिए वो एक दूसरे से सहयोग करता था। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी, रोजगार था, समाज में नियंत्रण की शक्तियां सशक्त थीं, भौतिक और अभौतिक संस्कृति का संतुलन था। इसलिए समाज उत्तरोत्तर विकास के पथ पर बढ़ता रहता था। वास्तव में हर संगठन में अच्छा और बुरा दोनों पहलू होता है। जब अच्छाइयाँ अधिक होती हैं तो हम उसे प्रगतिशील, संगठित और अच्छा मानते हैं। जब बुराइयाँ अधिक होती हैं तो हम उसे विघटनकारी मानने लगते हैं। वास्तव में वर्ण व्यवस्था अपने समय में बहुत ही महत्वपूर्ण और समाज को संगठित करने वाली व्यवस्था थी। समाज में बहुत प्रगति हुई, समाज में संगठन था, सहयोग था, लेकिन समय के साथ साथ रूढ़ियाँ आने लगीं, परिवर्तन होने लगा और इसमें भी दोष उत्पन्न होने लगे। वर्ण व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष तो ये हो गया कि अब वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित मानी जाने लगी और जब ये जन्म पे आधारित मानने लगे तो इसमें व्यक्ति के अधिकार, कर्तव्य, इन सभी चीज़ों में परिवर्तन आया। इन सभी चीज़ों में लोगों के कार्यों पर एक रोक लग गया। व्यक्ति जिस वर्ण में पैदा होता था बस उसी को कर सकता था। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था में धीरे धीरे दोष उत्पन्न होने लगे थे। वर्ण व्यवस्था में जन्म को अधिक महत्व दिया जाने लगा और ये विश्वास किया जाने लगा कि व्यक्ति जन्म से ही गुणी या अवगुणी है। लेकिन वास्तव में ये उचित नहीं है कि कोई ब्राह्मण वर्ण में पैदा होकर के ज्ञानी ही होगा और शूद्र वर्ण में पैदा होकर के कोई व्यक्ति अज्ञानी होगा। दूसरा दोष वर्ण व्यवस्था में ये भी उत्पन्न हो गया कि आपस में भेदभाव होने लगा। आपस में अस्पृश्यता की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई। हम किसी को कम, किसी को अधिक और किसी को बिल्कुल अस्पृश्य तक समझने लगे थे। उनके छूने से भी हम दूर होते थे और ये सारी चीज़ें जो हैं वो पुनर्जन्म के सिद्धांत पर या कर्म के सिद्धांत पर, अलौकिक विश्वास के सिद्धांत पर इसको हम समाज में लागू करने लगे। समाज में वर्ण व्यवस्था के द्वारा सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया बाधक होने लगी। इससे समाज में शोषण करने वाली प्रक्रियाएं उत्पन्न हुई, छुआछूत फैलने लगा और अन्य तरह की अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाएं होने लगीं, रूढ़ियां बढ़ गईं, भाग्यवादिता आई और लोगों के कार्य में शिथिलता आ गई। वर्तमान में वर्ण व्यवस्था वर्ग व्यवस्था में आरंभ हुई है और गुण, योग्यता, शक्ति, ज्ञान, धन पर आधारित समाज में वर्ग विभाजन हो रहा है। निसंदेह वर्ण व्यवस्था आरंभ में संपूर्ण समाज को अनुशासित रूप से संगठित करके लोगों को विकसित करने में, समाज को संगठित करने में सहयोग दिया, लेकिन परिवर्तन भी आवश्यक है। आज के परिवेश में सामाजिक वातावरण के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। धन्यवाद।